नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में लेके आए हम जून 2023 का पेपर MSc CS 101 का ओवरव्यू है। इससे अपने को आइडिया लग सकता है कि पेपर में आज क्या आने आ सकता है और कैसे क्वेश्चन अपने को देखने को मिल सकते हैं। तो जैसे जो 2023 का जो पेपर था जून का, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो कंप्यूटर फंडामेंटल से था, प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी से था, थ्रेड एंड मल्टी थ्रेडिंग से था, जो अपने प्रोसेस होते हैं उनसे, लाइनक्स की जो फाइल परमिशंस होती है उसका क्वेश्चन आया था, बूलियन अलजेब्रा का आया था, के मैप तो फिक्स है कि आएगा ही आएगा, तो उन्होंने के मैप तो करना ही है। फाइल सिस्टम था, फाइल एलोकेशन सिस्टम जो होता है, टेक्नोलॉजी FAT32 और NTFS था। प्रोसेस मैनेजमेंट था कि प्रोसेस कैसे मैनेजमेंट किया जाता है। इंकजेट और लेजर जेट प्रिंटर के बारे में आया था, यानी कि प्रिंटर का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एड्रेसिंग और मेमोरी मैनेजमेंट का क्वेश्चन आया था एड्रेसिंग का। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जरूर देखने को मिलेंगे अपने को। लाइनक्स और विंडोज़ की फाइल सिस्टम का क्वेश्चन आएगा, मतलब लाइनक्स और विंडोज़ में कंपैरिजन किसी न किसी चीज़ का पूछ लेंगे। डेडलॉक का क्वेश्चन आया था और CPU की शेड्यूलिंग का आया था। इन क्वेश्चंस को अपन एक बार देख लेते हैं कि इनका क्या क्या मेन है। तो ओवरव्यू में देखा जाएगा तो वही है कि मेन जो कंप्यूटर के बेसिक कंप्यूटर था वो पूछा गया था, मेमोरी मैनेजमेंट पूछा गया था, फाइल सिस्टम पूछा गया था। तो जो पहला क्वेश्चन आया था वो आया था रेड से, कि रेड क्या होता है। तो रेड क्या होता है, रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। ये अपने पहले चैप्टर में भी किया है। मान लीजिए अपने पास नॉर्मल डिस्क रहती है तो सिंगल सिंगल डिस्क है, ऐसे सिंगल सिंगल डिस्क को अपन एक साथ कंबाइन करके एक एरे बना ले। जैसे मान लो कि आपने 4 डिस्क का एरे बना लिया है, तो वो होगा रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। तो वो कंबाइन करके मल्टीपल डिवाइसेस को कंबाइन करके, ड्राइव्स को कंबाइन करके एक सिंगल एरे बना के एक डिवाइस का ड्राइव का यूज़ करना ट्रेड होता है। इसके अपन ने पहले भी देखा हुआ है कि ये एफिशिएंट होता है, स्पीड अच्छी हो जाती है, स्पेस बढ़ जाएगा। डिवाइस ड्राइवर फंक्शन क्या होते हैं, डिवाइस की जो ड्राइवर फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं कि तो ये कोई सी भी डिवाइस को अगर कंप्यूटर से जोड़ के, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से जोड़ के, कम्युनिकेट करके उसको अच्छे से चलाना है, फंक्शन करवाना है, तो उस ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन था, इसके बारे में लिखना होगा। ट्रूथ टेबल ऑफ एक्सोर गेट, अपने जो एक्सोर एक्सनोर है, एंड है और नैंड है, एंड नैंड और नोर है, तो इन गेटों को बारे में अच्छे से आप देख के जाना। जैसे एक्सोर का क्वेश्चन आया था तो और का अपने को पता है, और का होता है एक्सोर का पूछा, एक्सोर का होता है तो इसमें क्या होता है कि गेट प्रोड्यूस ए ट्रू आउटपुट ओनली व्हेन इनपुट डिफर, यानी कि जब डिफरेंट होंगे तो ये केवल वन देगा और सेम आ जाएगी। जैसे 0 0 आ गया तो 0 देगा, 1 1 आ गया तो 0 देगा। अगर 0 1 हो गया तो वो हाई देगा, यानी कि 1 देगा। एक्सनोर का उल्टा था कि अगर सेम होगा, सेम होगा तो वो क्या देगा, हाई देगा, और डिफरेंट हो गया तो 0 देगा। ऐसा था। स्पीड, अब फिर आया था क्वेश्चन प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी का, तो इनके बारे में कंपैरिजन करना था। तो प्राइमरी मेमोरी को अपने बताई है रैम होती है, तो उसका स्पीड कंपैरिजन देंगे तो प्राइमरी मेमोरी बहुत फास्ट होगी। सेकेंडरी मेमोरी में अपने स्टोरेज डिवाइसेस आते हैं, जैसे हार्ड डिस्क हो गया, SSD हो गया, वो वाले, तो इनकी स्पीड कम होगी। वोलेटाइल फैक्टर, वोलेटाइल का मतलब जो लाइट जाने पे उसका डेटा लोस्ट हो जाए, वो वोलेटाइल, लोस्ट नहीं होता वो वोलेटाइल होता है। और अनवोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल होती है सेकेंडरी, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी में अगर कोई भी डेटा है, अगर पावर ऑफ हुआ तो उसमें से वो डेटा लॉस्ट नहीं होता है, जबकि प्राइमरी में वो लॉस्ट हो जाता है। तो प्राइमरी वोलेटाइल है और सेकेंडरी हो गई नॉन वोलेटाइल। कॉस्ट, प्राइमरी मेमोरी की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है पर जीबी के हिसाब से देखें तो, और सेकेंडरी मेमोरी की देखते हैं तो इसकी कॉस्ट बहुत ही कम होती है। स्पेस का भी देखें कि कितनी, मतलब ये कितनी साइज में रहते हैं, तो ये प्राइमरी छोटी साइज में आएगी, मतलब स्पेस कम ऑक्यूपाई करते हैं, जबकि सेकेंडरी मेमोरी स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई करते हैं। अब तो लगभग सिमिलर ही हो गया है इनका SSD आने के बाद। थ्रेड्स और मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है, थ्रेड्स समझ लीजिए कि थ्रेड्स क्या होता है। सबसे पहला तो थ्रेड्स होता है जैसे आपने कोई भी कमांड है जो प्रोसेस हो रहा है, एक तरीके से वो सिग्नल जा रहे हैं CPU के पास, तो वो थ्रेड है। तो जो प्रोसेस के लिए जो कमांड दिया हमने, जो काम होना है, जो प्रोसेसिंग होनी है, वही थ्रेड होता है। तो थ्रेड्स क्या होता है और मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है। यूजर लेवल थ्रेड क्या होता है, यूजर लेवल थ्रेड आर मैनेज बाय यूजर एप्लीकेशंस प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी बट पोजिंग शेड्यूलिंग चैलेंजेस फॉर एओस। यूजर लेवल थ्रेड्स होता है कि जो यूजर के थ्रू थ्रेड्स भेजा जाता है, मैनेज किया जाता है एप्लीकेशन थ्रू, मतलब कोई भी एप्लीकेशन उसको यूज़ कर रहा होगा यूज़र, तो वहाँ से वो थ्रेड भेजेगा, तो बाई मैनेज जो हो रहा होगा वो एप्लीकेशन के थ्रू हो रहा होगा। ये फ्लेक्सिबिलिटी बट
इसमें फ्लेक्सिबल होता है यूजर, लेकिन इसमें दिक्कत क्या आती है कि जो ओएस है वो उस पर धीरे काम कर पाता है। कर्नल लेवल थ्रेड क्या होता है? कर्नल लेवल थ्रेड होता है जो मैनेज बाय ओएस होता है, इसको ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वही मैनेज करता है। ये इसका फ़ायदा क्या है कि रिसोर्स मैनेजमेंट को अच्छे से यूज़ कर पाएगा और सपोर्ट फॉर ट्रू पैरेललिज्म कर पाएगा, यानी कि पैरेलल ऑपरेशंस कर पाएगा, उससे ये सही रहता है कर्नल लेवल थ्रेड्स। मल्टी थ्रेडिंग बेनिफिट क्या है कि एक साथ कई सारे काम करवाना, मल्टी थ्रेडिंग मतलब एक साथ कई सारे प्रोसेस हो रहे होंगे तो वो मल्टी थ्रेडिंग होता है। इसमें क्या होता है, रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन सबका होता रहेगा, एक ही सिंगल थ्रेड काम कर रहा होगा तो सिंगल रिसोर्स को यूज़ कर रहा होगा। मल्टी थ्रेड मतलब मल्टी प्रोसेस हो रहे होंगे तो जितने भी अपने रिसोर्सेज हैं उन सबको यूज में आ रहा होगा। रेस्पॉन्सिवनेस अच्छी हो जाती है क्योंकि कॉन्करेंट टास्क एग्जीक्यूशन विद इन द प्रोसेस होता है। लाइनक्स में परमिशंस कौन सी होती है, मतलब कोई भी फाइल है उसको आप कैसी परमिशन दे रहे हो कि जो जैसे रीड कर सकता है, राइट कर सकता है या एग्जीक्यूट कर सकता है, ये परमिशंस होती है। सबसे पहले तो होती है कि इस परमिशन के लिए कौन सा कमांड होता है, तो सी एच मोड होता है। सी एच मोड कमांड होता है परमिशन के लिए, और मोड होता है परमिशंस का। सी एच मोड हो जाएगा चेंज, अगर मॉडिफाई करना है परमिशंस को तो सी एच मोड हो जाएगा। सी एच मोड में परमिशंस में अपने को क्या क्या रहेगा, अपने को तीन चीज़ डिफाइन करनी रहेगी कि रीड, राइट और एग्जीक्यूट। तो कैसे लिखेंगे, जैसे सी एच मोड 755, अब ये ओक्टल नंबर है 7 ये होता है रीड, राइट और एग्जीक्यूट तीनों परमिशन देता है। 5 होता है केवल रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन दे रहा होगा, 5 है तो रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन दे रहा होगा। बूलियन अलजेब्रा क्या होता है, के में जो अपन मतलब जो गेट्स होते हैं उसकी जो आपने मल्टीपल गेट्स को अगर कंबाइन करके एक सिंगल सर्किट बनाया है, उससे जो आउटपुट निकल रहा है वो कैसे अपन फाइंड करें, उसका बूलियन अलजेब्रा वो होता है बूलियन अलजेब्रा। तो बूलियन तो क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेस टू डेमोन्स्ट्रेट द कर्नॉफ मैप यूटिलिटी। और के मैप क्या होता है कि बूलियन अलजेब्रा उसको सोल्व करने का एक तरीका है के मैप, जिससे अपन उसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। बूलियन अलजेब्रा को डायरेक्ट भी सोल्व किया जा सकता है, जैसे ए डेस प्लस बी प्लस सी डेस प्लस डी ऐसे कुछ आ रहा हो तो उसको डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं अपन कैलकुलेशन कर करके। लेकिन के मैप क्या होगा, उसको एक मैप के थ्रू, एक ग्राफ के थ्रू एक अपन एरे बना के उसको सोल्व कर सकते हैं। फेड 32 एंटीफेस क्या है, फाइल सिस्टम जो है कि फेड 32 आया था एंटीफेस से, तो ये फाइल लोकेशन सिस्टम है। तो इनमें क्या होगा, फेड 32 होगा वो एक्सेल्स इन कंपेबिलिटी वाइल एंटीफेस ऑफर एडवांस फीचर एंड इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस फॉर लार्ज फाइल्स। मतलब फेड 32 पुराना है, एंटीफेस नया है एक तरीके से मान लीजिए। फेड 32 में लिमिटेशंस थी कि आप इतनी ही साइज की फाइल को ट्रांसफ़र कर पाओगे और उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी स्लोअर थी, जबकि एंटीफेस में क्या है कि इसमें फ़ाइल आप ज़्यादा से बड़ी आप फाइल को ट्रांसफ़र कर पाते हो और न्यू सिस्टम्स जो आ रहे हैं उन सब में ये काम आ जाता है, तो ये अच्छी स्पीड से भी काम कर पाएगा। ऐसे सब कुछ इनमें रहता है। प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है कि कोई सा भी प्रोसेस आ रहा है तो वो कैसे वर्क करेगा, वो है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट में क्या होगा, शेड्यूल टास्क एंड कंट्रोलिंग मल्टीपल प्रोसेस टू ऑप्टिमाइज सीपीयू यूजेस यूज एंड एफिशिएंसी। यानी कि कोई टास्क आ रहा है, कोई प्रोसेस आ रहा है तो वो कब होना है कब नहीं होना है, वो सब प्रोसेस मैनेजमेंट के थ्रू सीपीयू हैंडल करता है। प्रोसेस स्टेज डिफाइन, प्रोसेस ट्रांजिस्ट थ्रू स्टेज न्यू, रेडी, रनिंग और वेटिंग और टर्मिनेटेड में होगा। मतलब न्यू कोई नया प्रोसेस आ रहा होगा, रेडी जो रेडी है कि जैसे उसका नंबर आएगा वो प्रोसेसिंग में चला जाएगा, रनिंग में जो करंटली रनिंग में चल रहा होगा, वेटिंग में क्या होगा जो रेडी हो चुका है और रनिंग में भी है लेकिन किसी रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है तो वो वेटिंग में होगा। टर्मिनेटेड में क्या होगा कि कोई प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है, वो खत्म हो गया है तो वो टर्मिनेटेड में रहता है। शेड्यूलिंग कौन कौन सी होती है, वेरियस एल्गोरिथम्स आते हैं वैसे। सबसे है जैसे फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया पहले चलाएगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व भी बोल सकते हैं। राउंड रोबिन एल्गोरिथम भी आता है एक, और एक आता है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, यानी कि जो सबसे छोटा प्रोसेस होगा, जो सबसे कम टाइम में हो रहा होगा खत्म, उसको सबसे पहले किया जाएगा, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। इंकजेट और लेजरजेट प्रिंटर के बारे में क्वेश्चन आया था कि दोनों में डिफरेंस क्या है। मेन डिफरेंस बताना था अपने को कि इंकजेट में इंक जो है उसका स्प्रे किया जाता है, जबकि लेजरजेट में क्या जाता है कि जो अपनी इंक रहेगी उसके ऊपर लेज़र के थ्रू गर्म करके उसको वो प्रिंट किया जाता है। तो इंकजेट प्रिंटर के एडवांटेज क्या थे कि ओवर हाई क्वालिटी कलर प्रिंटर्स, ये बहुत ही हाई क्वालिटी के कलर प्रिंट्स देता था
आइडियल फॉर फोटो प्रिंटिंग के लिए इंकजेट प्रिंटिंग यूज़ किया जाता है। और लोअर इनिशियल परचेज कॉस्ट होती है, आपको आराम से 5-7 हज़ार में 3-4 हज़ार में ये मिल जाता है। लेज़र प्रिंटर का डिसएडवांटेज क्या है? हाई अपफ्रंट कॉस्ट में डेटर यूज, मतलब कि ये इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, लेज़र प्रिंट की कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होगी। लेस इफेक्टिव फॉर हाई रेजोल्यूशन फोटोज डॉक्यूमेंट्स देन इंकजेट, मतलब इसकी रेजोल्यूशन अच्छी नहीं रहेगी लेकिन इसकी स्पीड अच्छी है, इसकी स्पीड कम है। कॉस्ट मेंटेनेंस फैक्टर, इंक कार्ट्रेज कैन बी एक्सपेंसिव फॉर इंकजेट प्रिंटर्स, लेजर प्रिंटर्स ऑफर इकोनॉमिकल लॉन्ग टर्म ऑपरेशंस। दूसरी बात ये है कि इंकजेट प्रिंटर है ये तो जल्दी ख़राब होते हैं, लेकिन जो लेजर जेट प्रिंटर होंगे ये इकोनॉमिक होते हैं और काफ़ी लंबे टाइम तक यूज़ किए जा सकते हैं। सिंपली अपन बोल सकते हैं कि जो लेजर प्रिंटर वो ऑफिस के लिए होते हैं, इंकजेट प्रिंटर जहाँ फोटोज़ या जो जहाँ हाई क्वालिटी की अपनी को पिक्चर्स प्रिंट करनी होती है वहाँ यूज़ किया जाता है। मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है कि कोई सा भी मेमोरी है उसके अंदर अपन एड्रेसिंग इन मेमोरी मैनेजमेंट क्या है कि कोई सा भी फाइल है वो सेव है तो उसका एक एड्रेस होगा, तो वो एड्रेस किस तरीके से रहता है उसको मैनेज करना है, मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर आता है एड्रेसिंग में। दो तरीके की एड्रेसिंग होती है, लॉजिकल और फिजिकल एड्रेसिंग। लॉजिकल एड्रेसिंग तो क्या होती है कि जो सीपीयू देखता है और सीपीयू जनरेट करेगा और एक तरीके से ये वर्चुअल लोकेशन रहेगी कि लॉजिकल की वहाँ पर है, जबकि जो एक्चुअल लोकेशन होती है फाइल की वो होती है फिजिकल एड्रेसिंग, जो मेमोरी में एक्चुअल लोकेशन पे है। यानी कि लॉजिकल जो एड्रेसिंग है वो केवल सीपीयू बनाता है, सीपीयू जनरेट करता है, वर्चुअल टाइप होती है। जबकि फिजिकल एड्रेसिंग क्या होगा, एक्चुअल मेमोरी लोकेशन होगा। एड्रेस ट्रांसलेशन टेक्निक क्या होती है कि जो अपनी लॉजिकल एड्रेसिंग है उसी को अपन अगर फिजिकल एड्रेसिंग में कन्वर्ट करना चाहे तो वो होगा एक एड्रेस ट्रांसलेशन टेक्निक होती है। मेमोरी मैनेजमेंट चैलेंजेस क्या होते हैं कि इसमें चैलेंजेस क्या क्या आते हैं कि फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, एफिशिएंट एलोकेशन, इम्पैक्ट ओवरऑल सिस्टम परफॉर्म एंड रिसोर्स यूजेज। फ्रेगमेंटेशन हो जाए तो उस और एफिशिएंट एलोकेशन हो, इम्पैक्टिंग ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस एंड रिसोर्स यूजेज। लेकिन मेमोरी में अगर अपन स्टोरेज करते टाइम अगर कुछ गड़बड़ रहता है तो उसमें अगर सही में तरीके से मेमोरी मैनेजमेंट नहीं किया है तो एक तो खाली स्पेस रह सकता है, ओवरलेप हो सकता है डेटा, इन सब चीज़ों का ध्यान में रखना पड़ता है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में आया था, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया था, इसको आराम से सब कर पाएंगे। लाइनक्स और विंडोज़ फाइल सिस्टम में क्या होता है कि फाइल सिस्टम जो है लाइनक्स और विंडोज़ में उसमें क्या फ़र्क है, इसके बारे में पूछा था। तो नॉर्मल सा था कि लाइनक्स हो चाहे विंडोज़ हो हायरार्की डायरेक्टरी यूज़ करता है। जैसे कोई फोल्डर आएगा उसके अंदर कोई दूसरा फोल्डर, फिर दूसरा फोल्डर, जैसे पेरेंट होगा उसके बाद चाइल्ड फोल्डर आते जाएंगे। स्लेश का यूज़ करते हैं अपन डायरेक्टरी को दिखाने के लिए। विंडोज़ अलग से यूज ये करता है कि ड्राइव जो है उसको लेटर दे के रखता है कि जैसे सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, ऐसे करके अप्रोच करता है विंडोज़ में, जबकि ऐसा लाइनक्स में नहीं होता है। परमिशन मैनेजमेंट होगा, लाइनक्स में 3 परमिशंस होती है, ओनर, ग्रुप और अदर। जब अपन पढ़ रहे थे कि 755, तो पहला 7 जो था वो ओनर के लिए था, दूसरा 5 ग्रुप के लिए था और तीसरा अदर के लिए था। तो इसमें होता है कि वही रीड राइट और एग्जीक्यूट के लिए अपन लेते थे। 7 होता था कि रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है और एग्जीक्यूट भी कर सकता है। 5 का कि केवल रीड और एग्जीक्यूट कर सकता है। 6 आ जाता है राइट कर सकता है और रीड एग्जीक्यूट भी कर सकता है और राइट और एग्जीक्यूट दोनों कर सकता है। दूसरी चीज़ की फाइल सिस्टम जो रहता है दोनों ही रहते हैं कि अपने केस सेंसिटिव होते हैं कि अगर आपने केस सेंसिटिव मतलब ये होगा कि कोई से भी फाइल का नाम आप केस सेंसिटिव के हिसाब से चेंज कर सकते हो। डिवाइस हैंडलिंग डिफरेंसेस, लाइनक्स टिपिकली मैनेज डिवाइसेस एज फाइल विद इन द फाइल सिस्टम, विंडोज एब्स्ट्रैक्ट देम यूजिंग ड्राइव। यानी कि लाइनक्स जो होगा वो स्टोरेज जो भी फाइल्स होगी उनको एक तरीके से फाइल सिस्टम की फाइल समझ के यूज़ करता है, जबकि विंडोज़ क्या करेगा कि ड्राइव से यूज़ करेगा उन चीज़ों को एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में। डेडलॉक इन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, सीधा सा है कि डेडलॉक को कैसे समझाइए। मान लीजिए खूब सारे प्रोसेस है, अगर वो एक तरह से हैंग हो गया, अटक गया है, कोई सा भी प्रोसेस हो नहीं रहा है, तो वो होता है डेडलॉक। डेडलॉक को डिफाइन कैसे करते हैं कि डेडलॉक और व्हेन प्रोसेसेस आर अनेबल टू प्रोसीड ड्यू टू साइक्लिक रिसोर्स होल्डिंग डिपेंडेंसीज। मान लीजिए 4 प्रोसेस है और वो चारों जो पहला प्रोसेस है
वो दूसरे प्रोसेस से एक रिसोर्स लेना चाह रहा है, लेकिन दूसरा प्रोसेस उसको लेके बैठा है, और दूसरा प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जो रिसोर्स चाहिए वो तीसरे के पास है, तो वो तीसरे का वेट कर रहा है, और तीसरे को कंप्लीट करने के लिए जो चाहिए वो चौथे के पास, तो वो चौथे का वेट कर रहा है, और चौथे को कंप्लीट करने के लिए जो चाहिए वो पहले के पास है। तो ऐसे करके वो एक साइकिल बन जाता है और पूरे रिसोर्स होल्ड हो जाते हैं। इससे डेडलॉक ओकर हो जाता है, सिस्टम अपना रुक जाता है। नेसेसरी कंडीशंस क्या होती है, इसकी 4 कंडीशंस होती है। पहली है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, दूसरी है होल्ड एंड वेट, दूसरा है नो प्रेम्पटेशन, और चौथा है सर्कुलर वेट। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब है कि कोई है जो एक दूसरे का रिसोर्स यूज कर रहे हैं, लेकिन वो भी दोनों वेट कर रहे हैं। ए और बी है, ए को बी वाला चाहिए और बी को ए वाला चाहिए, तो दोनों उन दोनों एक दूसरे के लिए वेट कर रहे हैं, वो म्यूचुअल एक्सक्लूजन होगा। होल्ड एंड वेट हो जाएगा, ये होल्ड कर लिया और वेट पे चला गया तो अपना डेड लॉक हो सकता है। नो प्रेम्पटेशन यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई प्रोसेस पहले खुद को छोड़ देगा दूसरे को दे देगा, वो खुद का कंप्लीट करने के लिए उस रिसोर्स को रोक के रखेगा, तो इसीलिए वो नो प्रेम्पटेशन होगा। सर्कुलर वेट अभी समझाए कि सब सर्कुलर में अगर एक दूसरे का वेट कर रहे हैं तो डेडलॉक होगा। हैंडलिंग स्ट्रेटजीज क्या होती है कि इसको हैंडल कैसे किया जाएगा डेडलॉक को, तो पहला होता है प्रिवेंशन, कि आप डेडलॉक होने से पहले ही प्रिवेंट कर लो, किसी भी जो 4 कंडीशन है उसमें से एक को मत होने दो। अवॉइडेंस थ्रू एल्गोरिथम, कोई इसको अवॉइड करना है डेडलॉक को कोई सा एल्गोरिथम यूज करके। रिकवरी टेक्निक्स, यानी कि अगर डेडलॉक हो गया है तो फिर उसको रिकवर कैसे किया जाए, तो किसी एक जो प्रोसेस हो रहा होगा उसको होल्ड किया जाएगा, उसको टर्मिनेट किया जाएगा, उस डेडलॉक को तोड़ा जाता है। सीपीयू शेड्यूलिंग आई थी कि सीपीयू में जो शेड्यूलिंग होती है वो कौन कौन सी होती है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व और शॉर्टेस्ट जब फर्स्ट। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग में क्या था कि फर्स्ट जो पहले आएगा वही पहले सर्व होगा, यानी जो पहले आएगा वही प्रोसेस सबसे पहले होगा, चाहे बाद में कोई दूसरा प्रोसेस आया उसको वेट ही करना पड़ेगा। एसजेएफ शेड्यूलिंग में क्या होता है, शॉर्टेज जो प्रायोरिटी वाला लेके चलते हैं, जो फर्स्ट होता है, यानी कि मान लीजिए ए प्रोसेस है, पहला जो प्रोसेस आया 0 सेकेंड पे वो 5 सेकेंड में कंप्लीट होगा, लेकिन 1 सेकेंड में जो प्रोसेस आया वो 2 ही सेकेंड में कंप्लीट होना है, तो पहले अपन जो दूसरी सेकेंड पे जो प्रोसेस आया होगा उसको कंप्लीट करवाएंगे, पहले वाले को रोक देंगे, तो शॉर्टेज जॉब वाला पहले होगा। इफिशिएंसी कंपेरिजन, एसजेएफ है जो शॉर्टेज जो फर्स्ट है, ये रिड्यूस कर देता है एवरेज वेटिंग टाइम को, यानी कोई जो प्रोसेस वेट कर रहे होंगे उस वेटिंग टाइम को भी, और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में लीड टू हायर वेरिएबिलिटी एंड लॉन्गर वेट टाइम्स, यानी जो वेट टाइम है उसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, जबकि एसजेएफ में कम लगेगा। जो टर्न अराउंड टाइम है, टर्न अराउंड जो मतलब प्रोसेस होकर कंप्लीट हो जाएगी वो भी एसजेएफ में कम रहेगा और एफसीएफएस में ज़्यादा रहेगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस आए थे, इनको अपन अगर देख के जाते हैं तो अपना फर्स्ट पेपर में आसानी से अपन कवर कर पाएंगे। धन्यवाद।